राम राम नमस्कार आप सभी को। आज एक ऐसी गंभीर बीमारी को ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी तीनों मोडेलिटीज से डिकोड करेंगे, जिसके केसेस भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जब विंटर्स आते हैं तो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह बीमारी का रिकवरी परसेंटेज भी बहुत कम है और यह है भी बहुत सीरियस। मैं बात कर रहा हूँ पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज की। एक वीडियो में दो बीमारियों को साथ लेने का कारण यह भी है कि यह दोनों ही बीमारियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जिसे पहले से पैरालिसिस होता है उसे ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं ज्योतिष को ज़्यादा महत्व देता हूँ, वास्तु और न्यूमरोलॉजी को कम। तो चलिए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं वास्तु से। वैसे तो पैरालिसिस के लिए सीधा हमें देखा जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है पैरालिसिस के लिए, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च और अनुभव में पाया है कि पैरालिसिस के लिए साउथ वेस्ट से अपोजिट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का भी इक्वली इन्वॉल्वमेंट होता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की अशुद्धता, गंदगी या वास्तु दोष ब्रेन से संबंधित समस्त बीमारियां जैसे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जैसी घातक बीमारियां देता है। पैरालिसिस भी इसमें आता है। इवन मेडिकल साइंस भी इस बात को पुष्टि करता है कि हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा हमारी लेफ्ट बॉडी को गवर्न करता है और हमारे ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा हमारी राइट साइड की बॉडी को गवर्न करता है। और पैरालिसिस के केस में आपने देखा ही होगा कि बॉडी का एक ही साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है और ब्रेन से संबंधित समस्त प्रॉब्लम का संबंध हमारे नॉर्थ ईस्ट से होता है। इसीलिए पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज इन दोनों के केसेस में साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही दिशाओं का इक्वली इन्वॉल्वमेंट होता है। एक और बात दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि साउथ वेस्ट से लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट तक की ये जो लाइन होती है, जो हमारे सेंटर एरिया को कवर करती हुई जाती है, ये हमारे घर की सबसे अहम लाइन होती है। इसीलिए इसे सेंसिटिव लाइन भी कहते हैं। इसका कारण भी समझिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे वास्तु पुरुष के 33 मर्म स्थानों में से लगभग 19-22 मर्म स्थान इसी सेंसिटिव लाइन के अंतर्गत आते हैं, जो कि अति संवेदनशील मर्म स्थानों को भी कवर करता है। इसीलिए यदि आपके साउथ वेस्ट में कोई भी टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, गंदगी, गड्ढा, डस्टबिन, कबाड़, क्लटर, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का जमावड़ा, जैसे बहुत सारा हम क्लटर या पुराना सामान रख लेते हैं जो सड़ता रहता है, ख़राब रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा काला, नीला, ब्राउन या ग्रीन कलर का उपयोग किया गया है, या कोई भी ऐसा वास्तु दोष जो उस दिशा के तत्व के एलिमेंट के प्रतिकूल है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप ये मान करके चलिए आपको इस बीमारी की संभावना या इसके लक्षण देर सवेर अपने लिए या अपने परिवार में किसी के लिए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। वास्तव में कहूँ तो ग्रह गोचर की दशाएं ही इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसी से पता चलता है कि हमारे ऊपर किस तरह की बीमारी किस समय में आ सकती है और नहीं। तो चलिए, ये तो हुई वास्तु की बात। अब चलते हैं ज्योतिष की तरफ। बुध, केतु और जन्म कुंडली का 8वां भाव पैरालिसिस के केस में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध नसों से होता है। दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा मेडिकल साइंस को कनेक्ट करके देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज के केस में मुख्यतः दो कारण बताए गए हैं और वो दोनों ही नसों से कनेक्टेड हैं। पहला, नसों के ब्लॉक होने, नसों के शिडिंग होने, नसों के चोक होने या नसों के फटने की प्रॉब्लम। दूसरा, एक्यूट स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, मानसिक डिसऑर्डर की वजह से नर्वस सिस्टम की नसों पर खराब प्रभाव। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नसों का सीधा संबंध बुध और केतु ग्रह से होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी इंक्लूड होता है, जिसका संबंध हमारी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और चंद्रमा और शनि के साथ होता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि नसों की खराबी किस तरह से पैरालिसिस के केस में इन्वॉल्व होती है, जिसका सीधा संबंध बुध और केतु से होता है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय योगों की। जन्म कुंडली के दूसरे, तीसरे और 8वें भाव में यदि केतु ग्रह हो और मंगल और बृहस्पति भी अशुभ स्थिति में है, तो ये पैरालिसिस की संभावना को बनाता है। इसके अलावा जन्म कुंडली के पहले, तीसरे, चौथे और 8वें भाव में बुध केतु की युति हो या फिर बुध 12वें भाव में अशुभ स्थिति में बैठा हो,
तब भी ऐसी स्थिति होती है कि नसों की खराबी की वजह से पैरालिसिस या ब्रेन हैमरेज के चांसेस बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये बनते कब हैं? एक होता है स्लाइट पैरालिसिस, एक होता है बड़ा पैरालिसिस अटैक, जिसमें आदमी सालों तक के लिए हो जाता है। जन्म कुंडली के कुछ योग होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाल किताब में जैसे कुछ एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे जन्म कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव के बीच में पहले भावों में शुक्र आ जाए और बाद के भावों में बुध आ जाए, तब राहु के साथ साथ केतु भी खराब रिजल्ट बहुत ज़्यादा देने लगता है। इसके अलावा अगर छठे भाव में मंगल हो तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है इस योग के साथ जो मैंने बताया है कि आपको पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज के स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं। अब बचाव किस तरह से होता है? जन्म कुंडली में बुध शुक्र की अच्छी युति हो या फिर शनि और शुक्र की अच्छी युति हो तो यहाँ पे केतु के काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की बीमारी में जो छोटा सा भी हमारा जो नसों की प्रॉब्लम होती है, एक बड़े ब्रेन हेमरेज या बड़े ब्रेन स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस तक कैसे पहुंचती है, इसमें ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है ये अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें बृहस्पति का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। दोस्तों, जनरली हमारी सोच होती है कि जो बृहस्पति ग्रह है ये तो शुभ ग्रह है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशुभ बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में बना हुआ है, नीच का बृहस्पति, छठे 8वें भाव का बृहस्पति अशुभ प्रभाव में आ जाए, तो यही बृहस्पति जब खराब दशा गोचर आती है तो छोटी से छोटी बीमारी को भी इन्हेंस करके, क्योंकि बृहस्पति विस्तार का ग्रह होता है, इन्हेंस करके बड़ी बीमारी के रूप में आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज ही नहीं, पैरालिसिस ही नहीं, इवन ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियों में भी आपको बृहस्पति का रोल देखने को मिलेगा। आप कोई भी कैंसर का केस उठा के देख लीजिए, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली मिलेगा। बट मेक श्योर वो बृहस्पति खराब उनकी कुंडली में आपको दिखाई पड़ जाएगा या फिर D9 में उसकी बृहस्पति की कोई ना कोई खराबी आपको डेफिनेटली दिखेगी। और दशा गोचर में फिर जब आता है तो वो अपने रिजल्ट भी जो है उस तरह के दे देता है। अब इन्हीं योगों के साथ 5वें भाव भावेश और 8वें भाव भावेश की खराबी भी जुड़ जाए, जैसे 5वें और 8वें भाव के लॉर्ड का लग्न कुंडली या D9 में खराब होना, या फिर लग्न कुंडली या D9 में इनमें बैठे हुए ग्रहों का खराब होना भी जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये वंशानुगत लकवा यानी जेनेटिकल पैरालिसिस के भी योग को बनाता है। आप लोगों ने अक्सर कुछ परिवारों में कभी देखे होंगे, कोई ना कोई केसेस ऐसे आपको मिले होंगे, मुझे तो बहुत मिले हैं, जहाँ पर फादर, फोरफादर, परिवार के कई लोगों को, पूरी फैमिली चेन में मल्टीपल लोगों को ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस एक जैसी बीमारी के कॉम्बिनेशन की वजह से लगातार मृत्युएं परिवारों में हुई हो। खैर, अब चलते हैं अगले योग की तरफ। जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति, जिसे सूर्य ग्रहण योग भी बोला जाता है, एक सर्टेन एज के बाद ये पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज के चांसेस को बनाता है। स्पेशली अगर पहले 5वें, 9वें, चौथे और 12वें भाव में युति हो तो एक सर्टेन एज के बाद ये पैरालिसिस के चांसेस को बनाता है। दोस्तों, लाल किताब का एक सूत्र है कि जिस भी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और राहु की युति बन जाती है वहाँ पे बृहस्पति खराब रिजल्ट देता है। लेकिन ऐसा हमेशा हो कि इसकी वजह से पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं हो। इसमें लग्न लग्नेश, शनि मंगल, बृहस्पति चंद्र, इनमें से किसी भी 2 या 3 ग्रहों की खराबी या लग्नेश का या लग्न का कमज़ोर होना है, पीड़ित होना, जैसे ग्रह लग्न लग्नेश का अस्त होना, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जब करेक्ट होती हैं तब व्यक्ति को पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज। दोस्तों, इस ग्रहण योग को लेकर के मन में एक बात आई है बिल्कुल अभी अभी, हालांकि आज के टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, लेकिन क्योंकि शेयर करे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। सूर्य राहु, सूर्य केतु और सूर्य शनि, मैंने अपने रिसर्च और अनुभव में इन्हें सबसे खराब पितृदोष के रूप में पाया है। जिस भी परिवार के लोगों में ये योग होता है, आप यकीन मानिए 3 पीढ़ियों तक उस परिवार के कई लोगों को इसके खराब रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं। केवल जेनेटिकल बीमारियों तक ही सीमित नहीं रहती प्रॉब्लम, वेरियस तरह की परेशानियाँ, जैसे परिवार में, वंश में सभी लोगों की समृद्धियाँ एक तरह से रुक जाना, केवल सिलेक्टेड लोगों को छोड़ के मैक्सिमम लोगों का डाउनफॉल होना, परिवार का छोटा होता चला जाना, बिखराव परिवारों में, ऐसे घरों की छज्जों में दरारें अक्सर देखने को मिलती हैं। परिवार कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सूनापन, सबके प्रति एक वैमनस्य की स्थिति, ये 3 पीढ़ियों तक इसमें देखने को मिलती हैं। वंश वृद्धि को भी रोक देने में सक्षम होता है परिवार। खैर, लेकिन आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मन किया तो आपसे शेयर किया। चलिए अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की।
दोस्तों, क्योंकि आजकल लोशो ग्रिड थोड़ा ज़्यादा चलन में है, जिसे हम बर्थ डिटेल के कैलकुलेशन से मूलांक भाग्यांक, जिसे आजकल ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं, और कुआ नंबर निकाल करके एक ग्रिड में एक फिक्स ऑर्डर में भरकर लोशो ग्रिड का निर्माण किया जाता है। तो क्योंकि आजकल ये थोड़ा ज़्यादा चलन में है, तो मैं पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज के एक शॉर्ट कॉम्बिनेशन से आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में पैरालिसिस और ब्रेन हेमरेज के कॉम्बिनेशन बताने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका एक्यूरेसी लेवल 60 to 70% से ज़्यादा नहीं है। मतलब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अगर आपके लोशो ग्रिड में जो कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो है, तो भी हो सकता है आगामी भविष्य में आपको पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज की कोई समस्या ना हो। लेकिन 60 to 70% है, इसीलिए प्लीज़ लाइटली लेने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके लोशो ग्रिड में 7 नंबर 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है और उसके साथ ही आपके मूलांक या भाग्यांक, जिसे ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं, इनमें से कोई एक या दोनों 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यह बात के चांसेस हैं 60 to 70% कि आपको पैरालिसिस का कोई भी स्ट्रोक या स्लाइट पैरालिसिस का अटैक जीवन में कभी ना कभी आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके लोशो ग्रिड में 3 नंबर 3 से ज़्यादा बार या 3 बार आ रहा है और साथ में ड्राइवर कंडक्टर में से कोई एक 3 या 3 से ज़्यादा बार आ रहा है या 3 बार भी आ रहा है, तो इस बात के चांसेस हैं कि आपको जीवन में कभी ना कभी ब्रेन से संबंधित कोई बड़ी बीमारी या ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक जैसी कोई परेशानी हो सकती है। फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेइंग दीज आर द ओनली एस्ट्रोलॉजिकल एंड ऑकल्ट कॉम्बिनेशन टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ पैरालिसिस एंड ब्रेन हेमरेज। इसके अलावा भी बहुत से योग होते हैं, लेकिन क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना संभव नहीं होता है, इसीलिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट जो आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, उनसे ज़रूर कनेक्ट होइए। राम राम, नमस्कार।